विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा प्रहार में सबसे पहले बात राजस्थान के झालावाड़ की आज करेंगे, जहां शुक्रवार को एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। सरकारी स्कूल में बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, क्लास शुरू होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही स्कूल की छत भरभरा कर गिर पड़ी। 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई, 22 छात्र घायल हो गए, कई की हालत गंभीर है। अब सवाल ये नहीं है कि छत क्यों गिरी, सवाल ये है कि जिस खतरे की भनक 4 साल से सबको थी, फिर भी बच्चों को स्कूल में क्यों बैठाया गया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये उस लापरवाही की पराकाष्ठा है जो समय रहते सुधारी जा सकती थी, लेकिन नजरअंदाज की जाती रही। अब तक जवाबदेही तय नहीं हुई है, मासूमों के परिजनों में गुस्सा है। आपको झालावाड़ भी ले चलेंगे। दूसरी खबर अनिरुद्धाचार्य महाराज के बिगड़े बोल की, कभी भक्तों पर तंज, कभी मजाक में मर्यादाएं लांघते हुए शब्द, और इस बार तो लड़कियों की शादी की उम्र पर आपत्तिजनक बयान। अनिरुद्धाचार्य महाराज के इस बयान से न सिर्फ महिलाओं का अपमान हुआ है, बल्कि वो सोच सामने आ गई है जो समाज को पीछे ले जाने में जुटी है। महिलाओं की शादी की उम्र, उनके रिश्ते, उनकी गरिमा पर सवाल उठाना क्या कथावाचन का हिस्सा है? ऐसे में जिन महिलाओं ने उनकी कथाएं सुनी थी, आज वही महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही हैं। कथावाचक की कथनी और करनी में फर्क देख आज जनता पूछ रही है कि क्या ये प्रवचन है या एक संकीर्ण मानसिकता का दूषित प्रचार। अनिरुद्धाचार्य ने जो सवाल महिलाओं पर उठाए, वो कभी पुरुषों पर क्यों नहीं? इस संकीर्ण सोच के खिलाफ देश भर में उठे गुस्से की हर आवाज आपको सुनाएंगे। तीसरी खबर अयोध्या से, जहां शर्मिंदगी की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी शर्मसार है। एक बेटे ने अपनी मां को, उस मां को जो उसे दुनिया में लेकर आई, सड़क पर फेंक दिया जैसे वो कोई बोझ या कूड़ा हो। ये तस्वीर सिर्फ खबर नहीं, बल्कि समाज की वो सच्चाई है जिसे देखकर हर संजीदा और पारिवारिक इंसान सदमे में। हमारी रिपोर्टर कोमल अयोध्या में है और वो उस परिवार को खोज रही हैं जिसने रिश्तों की डोर को तार तार किया है। इस खबर पर भी आपको अपडेट देंगे। बात छांगुर के साम्राज्य पर हो रहे एक्शन, गूगल मैप पर आंखें बूंद कर भरोसा करने वालों के नतीजे की, और थाईलैंड कंबोडिया में युद्ध के हालातों की भी होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं झालावाड़ की। मलबे में तब्दील हो गए स्कूल में बच्चे पढ़ने आते थे। उन्हें नहीं पता था कि शुक्रवार की वो सुबह उनकी आखिरी क्लास होगी। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक सिस्टम की ऐसी चूक थी जो पहले से दिख रही थी, पर फिर भी सिस्टम ने आंखें बंद कर रखी थी, पट्टी डाल रखी थी आंखों पर। जर्जर इमारत को नजरअंदाज किया गया। प्रशासन को बार बार बताया गया, परिजनों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से, कि स्कूल जर्जर है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अधिकारियों को पहले से पता था कि पाठशाला की इमारत ऐसी हो चुकी है कि वो कभी भी गिर सकती है, लेकिन ना कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई सुनवाई। अब सवाल उठता है कि मौत के बाद जवाबदेही कब तय होगी? क्या सिर्फ टीचर्स को निलंबित कर मामले को टाला जा सकता है? 7 मासूम जाने गई हैं और अब कार्रवाई के दावे हो रहे हैं, लेकिन सवाल है, क्या जाने जाने के बाद ही सिस्टम जागेगा? रिपोर्ट देखिए। शांत हुई। मासूमों को अंतिम विदाई, जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई? बच्चों की मौतों पर पूरा सिस्टम मौन, आखिर जिम्मेदार कौन? और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। सवाल है कि क्या इस हादसे के पीछे वजह केवल स्कूल की जर्जर छत थी, या फिर वो जर्जर सिस्टम भी जिम्मेदार है जो सोता रहा, बच्चों की जान से खिलवाड़ करता रहा? सवाल ये भी है, 5 टीचर तो सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन क्या जो हादसा हुआ उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल टीचर ही थे? क्या राजस्थान की शिक्षा विभाग इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या झालावाड़ के शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या कलेक्टर को स्कूलों की इस स्थिति का पता नहीं था, या फिर पूरा का पूरा सिस्टम सोता रहा?
और जब हादसा हुआ तो कार्रवाई दिखाने के लिए टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अब दावा कर रहे हैं कि मामले की जांच की जाएगी। इस दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु से मन व्यथित है। राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। प्रशासन को हादसे में घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मैं अधिकारी और डॉक्टरों के लगातार संपर्क में हूं। लेकिन अब सवाल है कि क्या पहले ही इन जर्जर स्कूलों की जांच नहीं की जानी चाहिए थी? क्या पहले ही शिक्षा विभाग को इन जर्जर स्कूलों की मरम्मत नहीं करानी चाहिए थी? क्योंकि परिजन तो आरोप लगा रहे हैं कि कई सालों से स्कूल का यही हाल था। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनकी गलती है। जब बच्चों ने बोल दिया था तो फिर उसको निकालना चाहिए था ना कि भाई यहाँ कंकर कर रहे हैं। सालों से जर्जर था। सालों से जर्जर थे सब। अगले साल हमने कानून कार्रवाई भी करने के लिए कहा था, कागज भी बना के दिए तो उसको सब। इतना ही नहीं, परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बाद ना तो कोई अधिकारी आया, ना ही जर्जर स्कूल की मरम्मत की गई, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाले मासूम छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाथ जोड़ने का नहीं होता ना, चाहिए सब जेल जाना चाहिए सर। सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। करने से काम नहीं चलेगा, जेल जाना चाहिए। किसको? जो टीचर्स हैं या प्रशासन? उनने गद्दारी की, यही करी बच्चा बच्चे के साथ। जाना चाहिए जो अगले प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं करी। देखिए, परिजन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर परिजनों को मरहम लगाने की कोशिश करते दिखे। दावा किया कि अब नया स्कूल बनवाया जाएगा। स्कूल के कमरों के नाम मृतक छात्रों के नाम पर रखे जाएंगे। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। लेकिन सवाल है कि स्कूल की मरम्मत के लिए हादसे का इंतजार क्यों किया जा रहा था? अब नया स्कूल बनवाने का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या पहले ही जर्जर स्कूल की मरम्मत नहीं की जानी चाहिए थी? शिकायत मिलने के बाद भी क्यों अधिकारी सोते रहे? क्यों इस स्कूल को जर्जर स्कूल की सूची में शामिल नहीं किया गया? क्यों केवल 5 टीचर्स को सस्पेंड कर कार्रवाई की भरपाई की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये घटना जब हुई उससे हर कोई स्तब्ध है। इस बीच तस्वीर जो सामने आई है, जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है जहां इलाज चल रहा है। लेकिन ये तस्वीरें सवाल भी पूछ रही हैं, इन बच्चों की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ 5 टीचर्स के सस्पेंशन से सारा मामला यूं ही रफा दफा किया जा सकता है? डीएम जो है, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो शिक्षा विभाग है, वो क्यों कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा? उनमें से भी कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ 5 टीचर्स का सस्पेंशन और लग रहा है कि पूरे मामले का जैसे हल कर दिया गया हो। लेकिन शुक्रवार सुबह जब यह हादसा हुआ, जिन्होंने सब अपनी आंखों से होते देखा, जो बच्चे इस घटना के दौरान स्कूल बिल्डिंग से बाहर थे, उन्हें जब आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि मंजर कितना भयावह था। सुनिए जरा। राजस्थान के सरकारी स्कूल में जो दुखद हादसा हुआ है उसके आई विटनेस 2 बच्चे भी हमारे साथ हैं। बेटा, आपका नाम क्या और आप किस क्लास में हो? टीना नाम है और 8वीं क्लास में। अच्छा, कल जब ये घटना हुई आप यहीं पे थे, स्कूल में थे? हाँ, हम स्कूल में ही थे। तो क्या हुआ था, क्या देखा आपने? सबसे पहले कंकर गिरने लगे और हमने सर से बोला कि सर यहाँ पर कंकर गिर रहे, हमको बाहर जाने दो। तो सर ने धमका कर हमको वहीं पर बैठाड़ दिया। हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई और हम दरवाजे की तरफ थे तो हम तो बाहर निकल आए, जो रहे वो बिल्डिंग के नीचे दब गए। कितने बच्चे थे उस समय क्लास में? 30-40 बच्चे थे। अच्छा, तो आपने किस किस टीचर से कहा, क्या बताया था? पूरा खुल के बोलो। मीना मैडम से और जावेद जी सर से और रामबिलाजी सर से, तीनों से कहा था। क्या कहा था आपने? वर्ड टू वर्ड बताओ जो बोला था। कि सर यहाँ पर कंकर गिर रहे, हमको बाहर जाने दो। लेकिन सर ने हमको धमका कर वहीं पर बिठाड़ दिया कि कुछ नहीं होगा, तुम तो बैठ जाओ, ऐसे ही गिर रहे होंगे, चूहे गिरा रहे होंगे। और उस समय वो टीचर क्या कर रहे थे? नाश्ता कर रहे थे यहीं पर बाहर कैंपस में। हाँ। बेटा, आपका नाम क्या है? वर्षा। आप किस क्लास में? 8वीं में। आप भी इसी स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ। क्या हुआ था कल?
सर सुबह 7 बजे हमको दीदी ने यूँ कहा था सुबह 7 बजे स्कूल आ जाना। हम आ गए, झाड़ू निकाल कर बैठ जाओ क्लास में। हम बैठ भी गए और अचानक से कंकर गिरने लगे तो हमने कंकर की दीदी कंकर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो। तो उन्होंने कहा कि कंकर वहाँ पर कंकर कैसे आएंगे, चुपचाप जाकर बैठ जाओ, चूहे गिरा रहे होंगे। अच्छा। फिर हमने फिर से कहा कि दीदी हमें बाहर जाने दो, कंकर गिर रहे, लेकिन हमारी उनने एक भी बात नहीं मानी। फिर हमको धमका कर बैठा दिया। फिर हम बैठ गए, अचानक से बिल्डिंग गिर गए। हमारा भी पैर फंस गया से, लेकिन हमको हमारे निकाल दिया हमारे मम्मी पापा ने। तो सुना आपने, बच्चे कह रहे थे कि कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और इस कदर उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। घटना के बाद परिजनों में गुस्सा है, गम भी है, आंसू है। ढांढस बनाने वाले नेता तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। जो सवाल मृतक बच्चों के माता पिता अब पूछ रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। एक 5वीं क्लास का बच्चा है, उसके घर पे हूँ। कुंदन की भी इस हादसे में मौत हुई है। छत गिरी, कुंदन स्कूल में था। परिवार ने नहीं सोचा हुआ, कल जब वो घर से निकला बिल्कुल तैयार होकर स्कूल की ड्रेस में, और अचानक इन लोगों को सूचना मिली। परिवार के तमाम लोग हैं, कुंदन के पिता हैं, कुंदन की माँ हैं। सबसे पहले मैं कुंदन की माँ जो है उनसे ही बात करूँगा। देखिए, उनकी हालत इतनी ठीक नहीं है बात करने लायक, रो रो कर उनका बुरा हाल है, लेकिन हम पूछेंगे। माता जी, आप ही ने तैयार करके बेटे को भेजा होगा स्कूल? तैयार करे सर, मार चोर हो जाते, तैयार होकर स्कूल चल गया। 7 बजे निकल गया तैयार होके। कितने बजे सूचना आई कि हादसा हुआ है? वो ज्यादा यहाँ से तैयार हो गई और पाचे से कल क्या होगी, जो सुन कर माँ भी चली गया पाचे, तरह डल कर मैं दब गया। स्कूल जर्जर था, पहले से आप लोग शिकायत कर चुके थे। स्कूल का भवन जो है काफी कमजोर था, इसके बाद भी वहीं स्कूल चल रहा था? भी चल रहा था सर, कोई ने सुनाई नहीं करी स्कूल की। आप कुंदन के पिताजी हैं, क्या लग रहा है इस हादसे का, या कहें हत्या है ये, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो सर ये शिक्षा स्टाफ का, और हमने सरपंच से बोल दिया था तो अगली 26 जनवरी पर कि स्कूल की मरम्मत कराओ या स्कूल बंद करो, पर इन्होंने लापरवाही करी, इसलिए बच्चों की मौत हुई। अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह की पनिशमेंट हो, किस किस को? सस्पेंड, जो पूरा तो स्कूल स्टाफ सस्पेंड होना चाहिए, और जो दोषी है इसमें उनको फांसी होना चाहिए। तो झालावाड़ के पिपलौदी गांव में ये जो घटना दर्दनाक हुई स्कूल हादसे की, उसके बाद शुक्रवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता वसुंधरा राजे मृतक बच्चों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंची। वसुंधरा राजे ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन भी दिया। वसुंधरा राजे के पास बच्चे फफक कर रोने लगे। बच्चों ने उन्हें घटना के बारे में सारी आपबीती सुनाई। झालावाड़ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का वर्षों गढ़ भी रहा है और कहीं ना कहीं ये सवाल है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जर्जर स्कूलों का जाल है, फिर राज्य के बाकी स्कूलों का क्या हाल होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे सहयोगी उस वक्त वहां मौजूद थे जब वसुंधरा राजे पहुंची, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जो है, वो देखिए घटनास्थल जो है जहां पर कि हादसा हुआ वहां पर पहुंच चुकी हैं। वो यहाँ पर जो हादसा हुआ उसके बाद जो पीड़ित लोग हैं उनसे भी मिलेंगी। इसके अलावा हादसे के जिम्मेदार लोग, क्यों हादसा हुआ, किस वजह से हुआ, इन सब वजहों को जानेंगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, जो वसुंधरा सिंधिया है वो यहाँ पर जिस स्कूल की छत गिरी जिसमें 7 बच्चों की मौत हुई उस घटनास्थल पर पहुँची हैं और यहाँ पर वो खुद देख रही हैं। उन्हें वरिष्ठ अधिकारी जो है वो बता रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही है। और चूंकि उन्हीं के प्रभाव वाला ये क्षेत्र है, ऐसे में वो यहाँ पर कल भी हॉस्पिटल में जो घायल बच्चे हैं उनसे मिलने पहुंची थी। और आज की आप तस्वीर देखिए, जिस सरकारी स्कूल की छत गिरी जिसमें कि 7 लोगों की मौत हुई, 7 स्कूली बच्चों की मौत हुई, उसी घटनास्थल पर पहुंची हैं अधिकारी। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और वो उन्हें बता रहे हैं कि क्या वजह रही। 7 बच्चों की मौत हुई और मैडम खुद यहाँ पर पहुंची हैं। मैम, क्या मानती हैं जिम्मेदार
देखिए वसुंधरा जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, चूँकि वो खुद इस इलाके से आती हैं और यहाँ पर चूँकि उन्होंने जो पीड़ित परिवार हैं उनसे भी बात की और लोगों की समस्या सुनी और उस स्पॉट पर वो खुद मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पर मैडम जी कोई मेरा दूसरा कारण प्लीज तो मैम इस घटना के बारे में कुछ बोलेंगी? कल बोल दिया अभी जो है वसुंधरा जी यहाँ पर पहुंची हैं, उनका ये कहना है कि वो कल इस मुद्दे पर बोल चुकी हैं। हमने 2 बार ट्राई किया उनसे बात करने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं सवालों से कह सकते हैं कि बचती नजर आ रही। तो सत्यविजय की आप रिपोर्ट देख रहे थे और वसुंधरा राजे दोनों दिन पहुंची थी, कल अस्पताल भी पहुंची थी, आज मौके पर मुलाकात भी करने पहुंची थी परिजनों से। लेकिन वसुंधरा राजे के जाने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली, सुनिए। क्या हुआ, आप लोग नाराज क्यों? बताइए हमारी सुनाई नहीं कर, इस मांग में हमारी सुनाई नहीं कीजिए। सुनवाई हुई क्या? कोई नहीं, इसमें कोई भी तक नहीं हुई साहब। गाँव जी कोई बात नहीं, हमारी कोई बात नहीं। जो नेता लोग आ रहे हैं वो उन अधिकारी लोगों से बात कर रहे हैं, जो कि आम जो ग्रामीण है इन लोगों से। मैडम यहाँ पर आएगी परिजनों के घर पे जार के वापिस हमारे ग्रामीण को, हमारे बच्चों को। मैम तो अभी सुने उनके चमचों से बात हो रही है, हमारे से बात हो रही है उनकी। मेरी सिस्टर कोई मैडम के लार इतने कार्यकर्ता, मैडम के लार इतने सुने, एक बच्चे को जिनको मर गया उनको 1 लाख रुपए का 10 लाख मेरे घर चले ले जाओ मेरे को बच्ची। तो अब क्या हो रहा है 10 लाख से? घर का भी हमारी सिस्टर है खुद की, 1 लाख लगाएंगे। बात तो हो रही है, मिली है 1 करोड़ मिले, कोई संतुष्टि नहीं हुई यहाँ आने के बाद में। क्यों आप लोग से बिना मिले चली? बना मिले और क्या है, हमारी बात नहीं हुई, हमसे मिली नहीं अभी तक। तो बिना मिले चली गई। हम हमारी बात ही नहीं हुई, दीदी से कहाँ हुई? ग्रामीण कर रहे हैं उनके, और क्या है ये? कल तो कोई कार्यकर्ता नहीं आए और सारे कार्यकर्ता गए, कल गए थे सारी सब पुलिस भर्ती हुई। हमने कार्यकर्ता निकाला, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने रेस्क्यू कर, मैंने निकाला चेको, तो मैं आया फाइट में कूदा। वसुंधरा जी कुछ बोल के गई आप? हमसे कुछ नहीं, हमको हमारी सुनाई। कार्यकर्ता नहीं आया, कल से आज आए, मैडम के साथ आए और वापस कार्यकर्ता आके चले। देखिए, सिर्फ राजस्थान ही नहीं और भी राज्यों में कई स्कूलों में हालात ऐसे ही खराब हैं। जरा आपको हम डिटेल देते हैं और राज्यों की क्या हालत है, ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं, जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि कई राज्यों में परिस्थिति इससे भी बुरी है। देखिए, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर डेटा आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले देखिए बात उड़ीसा की कर लेते हैं, जहाँ 12,343 स्कूल ऐसे हैं। महाराष्ट्र में भी 8,071 स्कूल ऐसे हैं जिनकी स्थिति जर्जर है। पश्चिम बंगाल का भी अगर डेटा आपके सामने रखें तो 4,269 ऐसे स्कूल हैं। गुजरात में 3,857 स्कूल हैं। आंध्र प्रदेश में 2,789, मध्य प्रदेश में 2,659, उत्तर प्रदेश में भी 2,238 और राजस्थान में 2,061 स्कूल हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के हालात बन रहे हैं स्कूल जर्जर स्थिति में बहुत सारे राज्यों में। ऐसे में सरकारों को अब चेत जाना चाहिए इस घटना के बाद। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी तरह की खबर है उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सरकारी स्कूल की छत गिर गई है। पढ़ते वक्त बच्चों पर यह स्कूल की छत गिर गई। 3 बच्चे घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, झालावाड़ की घटना तो आपको बता ही रहे थे। अब उत्तर प्रदेश के हापुड़ से ये तस्वीर सामने आई। छत देख रहे हैं आप, नीचे गिरी हुई है और बच्चे उस वक्त पढ़ रहे थे। जब ये छत गिरी तो उस वक्त बच्चे पढ़ रहे थे। हमने आपके सामने डेटा भी रखा है कि कैसे हालात हैं, किस तरह से और भी प्रदेशों में यही स्थिति और तस्वीर देखिए हमने आपको जानकारी दी, उसके साथ ही सामने आ गई। झालावाड़ में जहां हादसा हुआ और अब हापुड़ में हादसा हुआ, ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि अभी वक्त है समझ जाने का। अभी ये घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की घटनाएं हुई उसे देखें, समझें और इससे सीख लेते हुए तुरंत जो स्कूल खराब स्थिति में उन्हें ठीक करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर का रुख करेंगे। जब कोई धर्मगुरु मंच से बोलता है तो लोग ये उम्मीद रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि उसकी बातों में समाज को दिशा देने वाली सोच होगी, विवेक की बात होगी, ऐसी बातें होंगी जो जोड़ेंगी, समझ बढ़ाएंगी और सोच को आगे ले जाएंगी। लेकिन जब उसी मंच से महिलाओं की आज़ादी, उनके रिश्तों और फैसलों पर उंगलियां उठाई जाएं, तो फिर सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या ये प्रवचन है या फिर एक ऐसी सोच का विस्तार जो आज के दौर में स्त्रियों को अब भी तय दायरे में ही देखना चाहती है। क्योंकि सवाल अब शब्दों का नहीं, सोच की दिशा का है। और अनिरुद्धाचार्य महाराज तो लगातार अलग अलग बयानों को लेकर चर्चा में बने ही रहते हैं। हुआ क्या है ये आपको बताते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने पहले शादी की उम्र को लेकर बयान दिया और वो बयान न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि महिलाओं की गरिमा पर सीधा हमला है। बयान पर बवाल हुआ तो माफी भी आई, लेकिन उसी माफी में फिर से जहर घुला मिला, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने माफी वाले बयान के साथ
लिव इन में रह रही लड़कियों पर अब सवाल खड़े कर दिए। मतलब ना सोच बदली है, ना सोचने का तरीका। रिपोर्ट देखिए। आपत्तिजनक बयान, महिलाओं का अपमान, सड़क पर संग्राम। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य किसी न किसी मुद्दे पर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी भक्तों पर कटाक्ष, तो कभी हंसी मजाक, या फिर अपनी कथा के लिए उनकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। लेकिन इस बार वो महिलाओं पर दिए बयान से चर्चा में आ गए। महिलाओं पर दिया बयान उनके गले की फांस बन गया। आलम यह हुआ कि उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी, क्योंकि उनके बयान की वजह से महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो महिलाएं जो अनिरुद्धाचार्य की कथाएं सुनती थीं, अब वही महिलाएं धरने पर बैठ गई और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने शादी की उम्र को लेकर बयान दिया था, जिसने महिलाओं को लेकर उनकी सोच पर सवाल खड़े कर दिए। सब नहीं पर बहुत। और जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी, तो उस समय तो वो बच्ची होगी, तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियों की शादी की उम्र पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर अनिरुद्धाचार्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रोल किए गए। बवाल बढ़ा तो अनिरुद्धाचार्य के सुर भी बदल गए। उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। हालांकि अपनी सफाई में एक बार फिर उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी महिलाओं पर बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लड़कियां किसी के साथ पहले रह चुकी हों, वो रिश्ता कैसे निभाएंगी। तो लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य अपने शब्दों से विवाद में आए हों। इससे पहले भी उन्होंने कई बार ठेस पहुंचाने वाले शब्द कहे थे। अनिरुद्धाचार्य की माफी ने विवाद पर फुल स्टॉप जरूर लगाया है, लेकिन सोच कब बदलेगी? क्योंकि जब धर्म के मंच से महिलाओं की गरिमा पर सवाल उठे, जब जाति के नाम पर भेदभाव की बात हो और जब देवताओं के रिश्तों को मजाक में उछाला जाए, तो यह आत्मचिंतन का समय है। तो क्या अनिरुद्धाचार्य की वाणी अब प्रवचन कम और विवाद ज्यादा बन गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 25 साल की लड़की 4 जगह। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज को आपने सुन लिया, उनका नया बयान भी सुन लिया, लेकिन कानून क्या कहता है? बयान पर जो बवाल मचा हुआ है आप जान लीजिए। कानून ये कहता है, भारत सरकार के मुताबिक लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है और लड़कों के लिए 21 साल। लेकिन अनिरुद्धाचार्य क्या कह रहे हैं, उनका वर्जन जरा आपको बताएं। 25 साल की अविवाहिता लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता, लड़कियों की शादी 14 साल में ही कर देनी चाहिए, ये उनका वर्जन है। अब सवाल ऐसे में खड़ा होता है, कानून चलेगा या कथावाचक की सोच? क्या 21वीं सदी में भी लड़कियों को उम्र और चरित्र से तोला जाएगा? ये अनिरुद्धाचार्य के उस बयान के बाद बहुत गंभीर सवाल हैं जो खड़े होते हैं। लेकिन अब जो लोग इनकी कथाएं सुनने आते थे, जिन महिलाओं ने अब तक उनकी कथाएं सुनी थी, वही अब विरोध कर रही हैं। नाराजगी सिर्फ बयान से नहीं है, नाराजगी उस पितृ सत्तात्मक सोच से है जो धर्म के नाम पर महिलाओं को उम्र, रिश्ते और चरित्र के तराजू में तोलने लगी हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य उस सोच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो महिलाओं की स्वतंत्रता को पचा नहीं रही? मथुरा बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं ने इसे संविधान विरोधी, भड़काऊ बयान करार दिया। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी इसको लेकर मांग की गई है। हमारे सहयोगी लखनऊ पहुंचे। लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं? अनिरुद्धाचार्य जिस तरह का बयान दे रहे हैं, चाहे लिव इन को लेकर, चाहे शादी की उम्र को लेकर, क्या सोच रहे हैं लोग, क्या सोच रही बच्चियां? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं।
जो बयान अनिरुद्धाचार्य ने दिया है, क्या मानसिकता है ये? सर पहले तो ये कि अनिरुद्धाचार्य जी के लिए वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट की लड़कियों की शादी 14 साल में कर देनी चाहिए, 25 साल तक उनका कैरेक्टर सही नहीं रहता, ये स्टेटमेंट कहीं से सही नहीं है। यही सेम बात अगर हम लड़कों के लिए पूछ ले तब आपका क्या स्टेटमेंट होगा, और किस वेद पुराण ने आपको ये राइट दे दिया कि आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे लड़कियों के ऊपर? एक तो उनके नाम के आगे जो आचार्य लगा है ना, उसका बहुत महत्व है। हमारे पुराणों में हम आचार्य उनको कहते थे जो हमारे समाज को शिक्षित करते थे। अब आप ये सोचिए, वो आदमी समाज के लिए जहर है, एक ऐसा कीड़ा है जिसने समाज की सोच को गंदा किया है। अगर वो अपने आने वाले कल को हम ये संदेश देंगे तो वो फीमेल की क्या इज्जत करेंगे? ऐसे लोगों को तुरंत बाइकआउट करना चाहिए, इनके खिलाफ विमेन हैरेसमेंट का केस होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बोला है कि 14 साल में शादी करवा देनी चाहिए लड़कियों की, क्या अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आएंगे हम लोग की रक्षा करने के लिए वहाँ पर? और जैसा कि उन्होंने बोला है, क्या हम लोग को जो भी मेंटल हरासमेंट या फिर कोई भी हम लोग की दहेज के लिए या फिर कुछ भी होता है तो वो हम लोग प्रोटेक्ट करने आएंगे हमारे घर में या फिर कहीं पर। अनिरुद्धाचार्य ने जो स्टेटमेंट बोला है कि लड़कियों की शादी 14 साल में कर देनी चाहिए, तो ये बहुत ही चीप स्टेटमेंट उन्होंने बोला है, और वो ये उनको कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी लड़की को ये बोलें कि 14 साल में कर दें, और किसी भी वेद पुराण में ये नहीं लिखा है। चूँकि उनका नाम अनिरुद्धाचार्य आचार्य उनके नाम में है, तो उन्हें उस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए और लड़कियों की इज्जत करनी। तो की समझ है उनको जो बात ही कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, उन्हें पहले तो अपने आप को अनऑफिशियली स्टेटमेंट जो बोला है उन्हें सही करना चाहिए। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी लड़की 14 साल में शादी कर लेगी तो वो बहुत अच्छी होगी? 25 ईयर्स की लड़कियां कैरेक्टरलेस कैसे हो सकती हैं? आप अगर लड़कों के बारे में ये चीज़ बोले तो आप लोग भी कैरेक्टरलेस होंगे। आप अपने आप को तो पहले एक बार इमेजिन करिए, बाद में लड़कियों को बोलना स्टार्ट करिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। इसी से जुड़ी मथुरा से जानकारी मिल रही है, अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ वकीलों ने प्रदर्शन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, महिला वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंका है, प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सोमवार को कोर्ट में याचिका दाखिल करने की भी अब महिला अधिवक्ता धमकी दे रही हैं, कह रही हैं कि अब इस पे कार्रवाई हो। तो आपने देखा मथुरा में तो प्रदर्शन चल रहा है, लखनऊ में बच्चियां ये कह रही हैं कि सोच बदलने की जरूरत है अनिरुद्धाचार्य महाराज को। दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, उनसे भी हमने जानने की कोशिश, उन्हें सुनिए। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बोला है मेरे हिसाब से कहीं हद तक बहुत सही है, पर गर्ल्स का डेवलपमेंट देख के मुझे लगता है एज 18 to 22 होनी चाहिए। जो सोशल मीडिया में आजकल चल रहा है बहुत ही गलत चल रहा है। उन्होंने गलत नहीं बोला, बहुत सही बोला है। आजकल के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं, दे नो अपनी उनकी लिमिटेशंस क्या है, क्या वो चाहते हैं लाइफ से, फोकस्ड हैं। तो मुझे नहीं लगता कुछ बिगड़ने का ऐसा कुछ है। इट्स ऑल rubbish. I don't agree with this. और अगर लाइफ में बच्चे फोकस्ड हैं तो आगे इसका कोई चांस नहीं कि बिगड़े या कुछ है, बस दैट्स इट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेंटालिटी का फ़र्क होता है ना। अगर जिसने बिगड़ना उसने 14-15 के साल में भी बिगड़ ही जाना। अब उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। बबीता चौहान ने कहा कि ऐसे बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, समाज को गलत संदेश देते हैं। सुनिए। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है, और जिसमें कहूँगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतनी बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है, या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अच्छा खासा लोगों को पब्लिक भी इकट्ठा कर लेते हैं, कथा भी सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में ज़रूर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो महिलाओं के लिए बहुत मुझे कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता जो इन्होंने किए हैं। ऐसा नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य का ये पहला ऐसा बयान है, पहले भी कई विवादित बयान वो दे चुके हैं। आपको जरा बता देते हैं। स्त्री का सुंदर होना गुण नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है, ये कहा था।
भगवान शिव श्री कृष्ण के साले हैं, क्योंकि कृष्ण की शादी उज्जैन में हुई। अब ये भगवान पर भी टिप्पणी कर रहे थे। लड़कियां पढ़ाई के नाम पर बाहर निकलती हैं और फिर 35 टुकड़ों में मिलती हैं। श्रद्धा वलकर केस का जिक्र, लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल 14 साल कर देनी चाहिए, इस तरह की बातें इनकी तरफ से कही जाती रही हैं। लेकिन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का ये पहली बार नहीं है जब वो विवादों में आए हों। इससे पहले भी वो अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में कैसे रहे, हमने आपको बताया। सन्यासियों को लेकर उन्होंने कहा था कि सन्यासी होने का हक सिर्फ ब्राह्मण को है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि सीता हरण और द्रौपदी चीर हरण उनकी सुंदरता की वजह से हुआ था। ये भी सुन लीजिए। संन्यास लेने की इजाजत केवल ब्राह्मण को है और कोई नहीं ले सकता। संन्यास लेने की इजाजत केवल ब्राह्मण को है और कोई नहीं ले सकता। अरे तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारे पति को रिझाने के लिए होनी चाहिए, किसी भी पुरुष के लिए सुंदरता नहीं है। अपनी सुंदरता छिपा के रखो। यदि तुम अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रही हो तो ये तो वैश्याओं के कर्म है। चलिए, इनके तो विवादित बयान चलते रहेंगे, माफी कब आएगी देखेंगे। लेकिन अगली खबर की अब बात कर लेते हैं। जहां मां शब्द आता है वहां सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव अपने आप आ जाता है। लेकिन अब अयोध्या से मानवता की एक काली दास्तान सामने आई। एक मां जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी और जब मां बूढ़ी हो गई, उसका शरीर परिवार सेवा मांगने लगा, तब उसका अपना बेटा सड़क किनारे अकेला लावारिस छोड़ जाता है। ये कोई आम घटना नहीं जिसे बुलेटिन के एक हिस्से में दिखाकर हम जिम्मेदारी पूरी कर लें। ये घटना झकझोर देने वाली है। अब क्या आपने अपनों के लिए वो ममता, वो सम्मान, वो इंसानियत है ही नहीं? सबसे पहले जहां से ये फुटेज आई है सामने, वहां से हमारी सहयोगी कोमल की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को उसके घर के कुछ लोग बताए जा रहे हैं जो सड़क किनारे आधी रात को छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद उन बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है। हम आपको रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसी स्पॉट से दिखा रहे हैं जहां पे उस महिला को, उस बुजुर्ग महिला को मरने के लिए उन्हीं के परिवार वाले बताए जा रहे हैं जो छोड़ करके चले जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो है एक फर्नीचर हाउस है जहाँ पे बुजुर्ग महिला को रात के करीब 2 से 2:30 बजे छोड़कर लोग जो है ई रिक्शा में आते हैं और छोड़ करके उनके ऊपर चादर देते हैं और साफ तौर पर भागते हुए नजर आ रहे होते हैं। लेकिन कैसे पकड़ाते हैं वो लोग, तो ये देखिए, ये जो सीसीटीवी अंदर आपको लगा हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये देखिए ये फर्नीचर हाउस है जहां पे एक सीसीटीवी फुटेज आपको नजर आ रही होगी। ठीक इसी सीसीटीवी के सामने जो है, यानी ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ही बुजुर्ग महिला को वो छोड़ देते हैं। आपको हम फिर से एक बार तस्वीरें दिखाएं तो देखिए विकास, ये दिखाइए, ये जो नीचे का एरिया है, ये जो जमीन है, इसी जमीन पर कोने में उस बुजुर्ग महिला को वो जो 2 महिलाएं होती है और वो पुरुष होते हैं, ई रिक्शा से आते हैं, यहाँ पर लेटा करके वो ई रिक्शा में बैठते हैं, उनका झोला देते हैं और चले जाते हैं, यानी मरने के लिए उनको छोड़ देते हैं। वो बुजुर्ग महिला जिन्होंने अपने परिवार के लिए पूरी कुर्बानी दे दी, पूरा उम्र दे दिया, पूरी जिंदगी दे दी, लेकिन उसी महिला को देखिए किस तरह से इसी जमीन पर छोड़ करके जाते हैं, चादर उनके ऊपर दे देते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना जो है, ये सीसीटीवी फुटेज जो हम रिपब्लिक भारत पर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, इसी सीसीटीवी फुटेज में ये जो पूरी हरकत है, ये जो पूरी कायराना हरकत है, वो कैद हो जाती है। तो एक बेटे ने अपनी मां को उसकी सबसे कमजोर घड़ी में छोड़ दिया और वो इंसानियत की वो कसम तोड़ दी जो हर रिश्ते की नींव होती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, हमारे समाज के टूटते हुए चरित्र की कहानी है। कंबाइंड फैमिली के बिगड़ते कॉन्सेप्ट ने क्या हमारे रिश्तों की डोर को खत्म कर दिया है? रिपोर्ट के जरिए समझिए। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आपको चौंकाती हैं, हैरान करती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। ये तस्वीर भी ऐसी ही है जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपका रोम रोम सिहर उठेगा। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में गंभीर बीमारी से जूझ रही इन बुजुर्ग महिला को उनके ही बच्चों ने घर से निकाल दिया, ई रिक्शा से ले गए और सड़क किनारे लावारिस की तरह फेंक दिया। बुजुर्ग को कंबल उड़ाने के बाद ई रिक्शा में सवार होकर उनके बच्चे और साथ आई महिला फरार हो गई। देखिए किस तरह से एक लड़का और लड़की इस बुजुर्ग महिला को ई रिक्शा से उतारते हैं और उसे लावारिस की तरह सड़क के किनारे छोड़ देते हैं। शायद इन तीनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये संवेदनहीनता सीसीटीवी में कैद हो रही है। इन सभी ने जब महिला को वहां छोड़ा तो वो अपने हाथ और पांव हिला रही थी, जिसका मतलब साफ है कि महिला तब जिंदा थी। जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को फौरन दर्शन नगर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि बुजुर्ग महिला कौन थी। पुलिस का कहना है कि मृतक महिला की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और सीसीटीवी के जरिए दोषियों की पहचान की जा रही है।
जिससे जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जा सके। अयोध्या के एएसपी का कहना है कि इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आस्था की नगरी अयोध्या, वही अयोध्या जहां कभी एक बेटा अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास चला गया था, लेकिन वो सतयुग था और ये कलयुग है। तो इस कलयुग में मानवता, ममता और इंसानियत को आए दिन शर्मसार किया जा रहा है। जिस देश की नींव संस्कार और सभ्यता मानी जाती थी, आज उसी देश में कुछ बच्चों के लिए मां बोझ बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्थानीय दुकान मालिक से भी हमने बात की। ये पूरी घटना जो सामने आई उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। जो है इस फर्नीचर दुकान के, उनसे भी हम बात करेंगे कि आप लोगों ने क्या देखा, कब पता चला कि ऐसा एक महिला जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, तबीयत खराब है। रात में लगभग 1:50 पर 2 बजे के करीब वो लोग आते हैं, बुजुर्ग महिला को छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग जब मैंने सुबह देखा, हम लोगों ने कि हाँ वीडियो देखा, तो हम लोगों को पता लगा कि हाँ यहाँ पर कोई हो सकता है सो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे लोग आना जाना लगा रहता है। थोड़ा चलते चलते भी हमें दर्शकों को बताइए कि आप लोग क्या यहाँ पे देखते हैं, कैसे वो अंदर उधर जाते हैं, क्या कुछ कहाँ वो महिला पड़ी होती है? सुबह फिर हम लोग आए, जब दुकान के मतलब लेबर लोग आए, उन्होंने देखा तो फ़ोन किया कि भैया यहाँ पर कोई महिला सो रही है, उनको लावारिस हालत में है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको कहीं चोट वोट भी लगी है। फिर हम लोग आए, देखा कि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, बल्कि वीडियो एक है उसमें पूछा भी गया कि माताजी आपका घर कहाँ है, वो बताने में असमर्थ थी। फिर डायल 112 को फ़ोन किया गया, पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, फिर उनको लेके मंडलीय हॉस्पिटल लेके गया। तो बताया यही है, देखने में यही है कि उनको लावारिस हालत में छोड़ दिया गया उनके परिजनों ने, जो कि देखने में लग रहा था। और इस बीच अहमदाबाद से बड़ी खबर मिली, जहां चौथी मंजिल से कूदकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। स्कूल की चौथी मंजिल से यह छात्रा कूद गई। 10वीं क्लास की छात्रा बताई जा रही है। चौथी मंजिल से कूदने के बाद छात्रा की मौत हो गई है। सोमलवित स्कूल की यह छात्रा, ये तस्वीर देखिए आप, ये छात्रा जा रही है और अचानक ही ये कैसे छलांग लगाएगी आप तस्वीर में देखिए। कूद कर इसने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है। ये देखिए, सब बच्चे वहां पर गुजर रहे हैं और अचानक से ये कूद जाती है और उसके बाद सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं, सब देखने लग जाते हैं कि हुआ क्या है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात धर्मांतरण गैंग पर कार्रवाई की कर लेते हैं। बलरामपुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद से प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में झांगुर बाबा के करीबी पर बुलडोजर एक्शन तेज हुआ है और इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन धर्मांतरण रैकेट के सभी पहलुओं पर नजर रखे हुए क्या एक्शन लिया गया, कैसे पूरे नेक्सस के एक एक छोर को एक्सपोज करते हुए एक्शन लिया जा रहा है। अब बताते हैं आपको, पहले कार्रवाई क्या हुई है ये जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। जरा आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि अवैध धर्मांतरण पर ये बड़ा एक्शन हुआ है, ये समझ लीजिए। और छांगुर के करीबी सबरोज पर कार्रवाई कर दी गई है। छांगुर बाबा का ये भतीजा है सबरोज, और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन चलाए। सबरोज के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया है। प्रशासन ने सबरोज को नोटिस भी दिया था, 2 नोटिस दिए थे। और सबरोज जैसे करीबी जो कभी इस काले नेटवर्क का हिस्सा थे, अब उनकी जमीन जायदाद मिट्टी में मिल रही है। ये सिर्फ कार्रवाई नहीं है, एक सख्त संदेश है कि अब किसी भी हाल में ऐसी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैसे प्रशासन ने इस पूरे नेटवर्क को तहस नहस करने की रणनीति बनाई है, देखिए। बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। एक तरफ छांगुर बाबा, जमालुद्दीन और नसरीन कानून के शिकंजे में है, तो वहीं अब छांगुर के करीबियों पर भी एक्शन तेज हो गया है। धर्मांतरण गैंग में शामिल एक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन चलाकर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन के एक्शन की तस्वीर आज भी सामने आई, जब छांगुर बाबा के करीबी और भतीजे सबरोज के ठिकानों पर बुलडोजर गरजा और सरकार ने जमीन पर बने अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। हालांकि इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। दरअसल गेडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रहरा माफी में सबरोज ने सरकारी जमीन पर अपना ठिकाना बनाया था, लेकिन धर्मांतरण गैंग का भांडाफोड़ होने के बाद छांगुर से जुड़े एक व्यक्ति पर प्रशासन की नजर थी, जिसमें सबरोज भी शामिल था। ये वही सबरोज है जिसे कुछ दिन पहले ही उतरौला बस स्टॉप से गिरफ्तार किया गया था। ये वही सबरोज है जो छांगुर बाबा के संपर्क में आने के बाद धर्मांतरण के गैंग में शामिल हुआ था। ये वही सबरोज है जिसने कई हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया था। ये वही सबरोज है
जो छांगुर के लिए मैनेजमेंट का काम करता था, लेकिन अब इसका ही अवैध ठिकाना जमींदोज हो गया है। आप देखिए ये ऊपर का नज़ारा है, देखिए किस तरह से पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। आप देख रहे हैं ना, पूरी तरह से इसको तबाह कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया। आप देखिए गांव के लोगों का नज़ारा देखिए, पूरा गांव देखिए, चारों तरफ गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप देखिए किस तरह से जहां से मौका मिल रहा है वहीं से गांव के लोग इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लाइव देख रहे हैं, सीधा ये एक्शन गांव में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसा जैसा मैं मेरी अंगुलियों की तरफ इशारा कर रहा हूं, आप भारी पुलिस फोर्स तो देखिए किस तरह से पूरी बलरामपुर के जो जिला पुलिस है वो यहाँ पर उतरी हुई है। कई थानों की पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए सबके हाथों में बंदूक और डंडे हैं। आप देखिए यूपी पुलिस के जवान और पीएसी के जवान और गाँव वालों देखिए, ये युवा हैं, वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब अलग अलग घरों से जिसकी निगाहें जहां तक पहुंच पा रही है वहां पर इस लाइव एक्शन को देखा जा रहा है, उसको देखने का प्रयास किया जा रहा है। छांगुर के भतीजे सबरोज का यह मकान छांगुर की कोठी से 1 किलोमीटर दूर ही बना हुआ था। जानकारी के मुताबिक बुलडोजर एक्शन से पहले सबरोज को 3 बार नोटिस भी दिया जा चुका था। आखिरी नोटिस 18 जुलाई को दिया गया था, लेकिन सबरोज ने अवैध निर्माण नहीं गिराया। देखिए, सरकारी भूमि पे अगर कोई कब्जा करेगा और विधि अनुकूल अगर हमने नोटिस दी है और समयबद्ध तरीके से हमने पूरा मौका दिया, उसके बाद नहीं है सरकारी भूमि तो निश्चित तौर पे सरकारी व्यय पे इसका डिमोलिश तो किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 8, 9 और 10 जुलाई को छांगुर बाबा की सहयोगी नसरीन की कोठी पर भी बुलडोजर चला था, जिससे साफ है कि न केवल धर्मांतरण गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा है, बल्कि मिट्टी में मिलाने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक और तो छांगुर बाबा जैसे लोग हैं जो महिलाओं को गुमराह कर धर्मांतरण का रैकेट चलाते हैं, और दूसरी ओर वही मुस्लिम समाज की कुछ महिलाएं सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रही हैं अपनी आजादी और अस्मिता की तलाश में। गाजियाबाद के साहिबाबाद में 2 मुस्लिम लड़कियां पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ हिंदू धर्म में शामिल हो गई हैं। इनमें से एक महिला पहले कावड़ भी लेकर जा चुकी है और दूसरी महिला जिसने 7 साल पहले हिंदू युवक से शादी की, इनका कहना है कि उन्हें सनातन धर्म में वो आजादी मिली है जो वो अपने पहले समाज में महसूस नहीं कर पाई। मुस्लिम समाज में महिलाओं को अक्सर बच्चों की मशीन समझा जाता है और उनके अधिकारों का हनन होता है। गाजियाबाद से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट इसी पर देखिए। इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ। 2 मुस्लिम महिलाएं सनातन धर्म में आ रही हैं और आप तस्वीरें देखेंगे कि गौमूत्र पिलाकर उनका जो शुद्धिकरण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। गाजियाबाद साहिबाबाद के मंदिर की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये दोनों ही महिलाएं मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन आप इनके वेशभूषा को देखकर पहचान पाएंगे कि मांग में सिंदूर है, माथे पर बिंदी लगी हुई है। तो अब हिंदू धर्म में ये दोनों जो महिलाएं हैं वो शामिल हो रही हैं और अपनी आप बीती रिपब्लिक भारत से बात करते हुए इन लोगों ने बताया कि पहले और अब के जीवन में कितना बदलाव है। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अपनी मर्जी से जो मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में जो शामिल हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। और आप तस्वीर देखेंगे कि हिंदू रक्षा दल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो एक तरीके से अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल होने के पीछे इनकी मंशा ये थी कि इनका पहले जो जीवन रहा वो बहुत परेशानियों के साथ रहा और उसके बाद अब जो ये दोनों ही महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तो हमने आपको दिखाया कैसे घर वापसी कुछ लोगों ने किया है और ऐसे में एक महिला जो अब हिंदू धर्म अपना चुकी है, खुशबू की तस्वीर देख लीजिए, जिसने कावड़ यात्रा भी की है। उसका कहना है कि वो खुद को इतनी आज़ादी नहीं महसूस करती थी अपने समाज में और भगवान शिव के प्रति उनकी आराधना इतनी थी। खुशबू की तस्वीर देखिए जो कावड़ यात्रा का हिस्सा रही। 2-3 बार उन्होंने, कोई पहली बार नहीं कि कावड़ यात्रा करी, 2-3 बार पहले भी कर चुकी है। हमारे सहयोगी ने उनसे बात की, सुनिए। पहले जीवन किस तरीके का रहा आप लोगों का, आप कितना चैलेंजिंग है? पहले एक बंदिश में थे और आज मैं आज़ाद हूँ, बहुत खुश हूँ। आपकी बेटी भी है छोटी, अब वो वेस्टर्न कपड़ों में है, पहले कभी सोचा था कि इतनी आज़ादी? सलवार पहनाते थे, वो तो जब छोटी सी थी। इसी का भविष्य देख के मैंने वो धर्म का रुख ही छोड़ दिया। पहले पति कैसे रखते थे आपको, क्या उसमें सुरक्षा में, बंदिश में, बुरखे में? जी। मार पिटाई भी होती थी? बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। से बाहर निकल पाती थी? आज आप 4 बार निकाला है, 3-4 बार निकाला है। अमूमन जाने देते थे वो लोग आपको बाहर? बहुत कम निकलते थे। क्या शक भी करते थे? बहुत ज्यादा, भाई पे भी शक करते हैं। मतलब जैसे उनकी थिंकिंग थी वही तो सोच सकता है ना इनसे, तो वो बाप पे भी शक, भाई पे भी शक,
बोलो। क्या आप लोगों को क्या घर से भी 4 बार क्या आपको घर से बाहर निकाल दिया था ये? हाँ, कपड़े तक फाड़ दिए थे मेरे। क्या कह रहा था? जबरदस्ती उसको विदेश से फंडिंग आती थी। शक का कोई इलाज नहीं होता है, हमारी बिटियाओं से बीमारी है ये, लेकिन इसका इलाज कोई नहीं है। सभी जो भी मेरी तो पागल था वो, तुम उसको लगता था कि ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी जागीर है, मैं इसको कैद करके रखूं, उसकी सोच थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। गूगल मैप एक बेहतरीन टूल है जो रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाता है, लेकिन इसकी खामियां जानलेवा साबित हो रही हैं। आप भी इस्तेमाल करते होंगे, ये खबर ध्यान से सुनिए। नवी मुंबई में एक महिला कार से निकली तो वो उल्वा की ओर जा रही थी, लेकिन गूगल ने ऐसा रूट दिखाया कि कार सीधे सीधे नाले के अंदर पहुंच गई। बेलापुर की इस घटना ने एक बार फिर से गूगल की सीमाओं को सामने ला दिया है। पहले हुआ क्या है ये बता देते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए घटना पूरी जान लीजिए। गूगल मैप्स की वजह से एक और हादसा हो गया है। बेलापुर में एक कार सीधे नाले में जा गिरी। गूगल मैप ने नाले को सीधी सड़क दिखाया। जैसे ही महिला थोड़ा आगे बढ़ी तब हादसा हो गया। मरीन पुलिस टीम की सतर्कता से महिला की जान लेकिन बच गई। तकनीक देखिए हमारी मददगार है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसका इस्तेमाल हमें अपनी समझदारी से करना चाहिए, ये हमें समझना होगा। गूगल मैप की गलतियां कई बार छोटी तो लगती हैं, लेकिन इनका अंजाम बड़ा हो जाता है। पुराने डेटा, अपडेट की कमी और गलत दिशा निर्देश ड्राइवर्स को भटका रहे हैं। तो अगली बार जब आप गाड़ी लेकर निकलें और गूगल बोले कि टर्न लेफ्ट, तो जरा देख कर टर्न लीजिएगा, आंखें खुली रखिएगा। रिपोर्ट देखिए। ना ये हादसा तेज रफ्तार का नतीजा था, न किसी खराब सड़क या गाड़ी का। ये हादसा हुआ क्योंकि एक महिला ने आंख मूंदकर गूगल मैप पर भरोसा कर लिया। घटना नवी मुंबई के बेलापुर की है। वक्त था रात के करीब 1 बजे। महिला ड्राइवर उल्वा की ओर जा रही थी। गूगल मैप ने बाएं मुड़ने को कहा और अगले ही पल कार जा गिरी सीधे नाले में, क्योंकि जो रास्ता स्क्रीन पर दिख रहा था हकीकत में वो सड़क नहीं थी बल्कि नाला था। लेकिन किस्मत साथ थी और मरीन सिक्योरिटी अलर्ट। गश्त पर निकली पुलिस टीम ने बोट, रस्सी और लाइफ जैकेट लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बहती कार से महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। जरा सी देर होती तो नतीजा कुछ और हो सकता था। गूगल मैप हमारी रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा है। ये पहली बार नहीं है जब गूगल मैप ने गलत रास्ता दिखाया हो। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, कई राज्यों में लोग नहरों, खाइयों और खतरों में फंस चुके हैं। लेकिन समस्या सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, हमारी उस आदत की भी है, जहां हम बिना देखे, बिना सोचे मोबाइल की हर बात को सही मान लेते हैं। सोचिए उस रात पुलिस ना होती तो क्या होता। तो अगली बार जब गूगल बोले टर्न लेफ्ट या कंटिन्यू स्ट्रेट, तो सिर्फ स्क्रीन मत देखिए, एक नजर रास्ते पर डालिए, क्योंकि जिंदगी की सही दिशा सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, आपकी समझ भी तय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऐसा ये नहीं है कि ये पहली घटना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी। कुछ बता भी देते हैं आपको। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 2 युवक झील में गिर गए थे। गूगल मैप ने झील को सड़क समझ लिया था और यही बताया भी था। आगरा में एक परिवार को यमुना के बीचों बीच फंसा दिया था गूगल मैप ने। गूगल ने शॉर्टकट दिखाया और लोगों ने जब शॉर्टकट लिया तो सीधे नदी में उतार दिया। तेलंगाना में ऑफिस जा रहे शख्स को खेत में पहुंचा दिया। गुजरात में गली में फंस गई थी एम्बुलेंस, मरीज की मौत हो गई थी, तो जानलेवा हो गया था ये। इस तरह से मैप का गलत बताना। बरेली में गूगल मैप फॉलो कर रहे लोगों की कार नदी में गिर गई थी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। तो अगली बार जब आप गूगल मैप देखें तो थोड़ा समझदारी से सड़क भी देखिएगा कि जो डायरेक्शन बताया जा रहा है वो कितना सही है। दिमाग अपना खुला रखिएगा, आंखें खुली रखिएगा, उस हिसाब से चलिएगा। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी?